नमस्कार और फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए दिल से धन्यवाद। नाम है मेरा अक्षय कुलकर्णी और आज मैं फिर एक बार बात करने वाला हूँ बीजेपी की। मैं कह रहा हूँ ना, बीजेपी का कांग्रेस में रूपांतरण हो रहा है। बीजेपी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन बीजेपी खुद कांग्रेस बन रही है। विशेष जो लोग होते हैं, समुदाय विशेष के लोग जो होते हैं, उनका तुष्टीकरण करने में कांग्रेस का नाम पहले से आगे है। अब बीजेपी भी उस टीम को ज्वाइन करना चाहती है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है। किस तरह से भाजपा समुदाय विशेष का तुष्टीकरण कर रही है, समुदाय विशेष को डर डर के काम कर रही है, इसका फिर एक एग्जाम्पल सामने आया है। उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो कहीं मत जाइए। छोटा सा पॉडकास्ट करूँगा, पूरा सुनिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो और लोगों को बताइए। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। आप सबको पता है कि भारत में जो है ना, वो कुछ राज्यों के चुनाव थे, असेंबली इलेक्शंस। उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो है भाजपा को बम्पर जीत मिली है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स का स्तर गिर रहा है, या फिर भाजपा का कांग्रेस में जो रूपांतरण हो रहा है, इसकी मुझे बहुत चिंता हो रही है। राजस्थान में मैं कहूँगा तो 3 महंत चुन के आए हैं, जिनको हम साधु कह सकते हैं, संत कह सकते हैं। योगी जी जैसे है ना, वैसे 3 लोग चुन के आए हैं। उनमें से एक जो है ना, उनकी आज मैं बात करने वाला हूं। इनका नाम है बाल मुकुंद आचार्य जी। बाल मुकुंद आचार्य जी, बाल मुकुंद आचार्य जी ने चुनाव लड़ा था कहां से? हवा महल से। हवा महल आता है जयपुर का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है ये। यहां पर मुद्दा क्या था चुनाव का? वहां से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। अंडरलाइन दिस, वहां से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। और इस मुद्दे पर चुनाव जीता किसने? बाल मुकुंद आचार्य जी ने। कितने अंतर से जीता? 900 या 1000 से जीता है। कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। इसका मतलब बहुत काटी के टक्कर थी। इसका मतलब वो कांग्रेस का गढ़ था, और फिर भी हिंदू लोगों ने एकता दिखाते हुए बाल मुकुंद आचार्य जी को चुना, इसलिए कि उनको न्याय मिलेगा। अब ये जो बैकग्राउंड अभी मैंने आपको बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको ठीक से नहीं सुना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर एक बार पीछे जाए, और अभी जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया वो आप सुने, तभी आपको आगे मैं जो बताने वाला हूं उसका सीरियसनेस समझ में आएगा। ठीक है, तो बात यह हुई कि चुनाव जीतते ही, नतीजे आते ही, जो शपथ हम लेते हैं, शपथ ग्रहण जो होता है, उससे पहले ही हमारे बाल मुकुंद आचार्य जी एक्शन मोड पर आते हैं। बेसिकली वहां पर एक मंदिर है। उस मंदिर का जो रास्ता है, उस मंदिर का जो रोड है, वहां पर बहुत सारे लोग मीट बेचते हैं। बहुत सारे लोग प्रोसेस्ड मीट भी बेचते हैं, जिसे हम नॉनवेज फूड भी कह सकते हैं, ये बेचते हैं। तो वहां पर पहले से ना कंप्लेंट्स आ रही थी, अलग अलग चीजों की कंप्लेंट्स आ रही थी। अब आप मुझे बताइए, मंदिर जाने के रास्ते पर इस तरह के मांस के दुकान होंगे तो हमारे दिल नहीं टूटेंगे क्या? हमारी भावनाएं आहत नहीं होंगी क्या? इसके बारे में कौन सोचेगा? तो वो एक्शन मोड में आते हुए वहां के जो संबंधित अधिकारी थे, उन अधिकारी से वो बात करते हैं फोन पे, और उनको बताते हैं कि इसको खाली करवाओ आप। सबसे पहले उन्होंने क्या बात करी वो हम सुन लेते हैं। नहीं हूँ, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा। आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे। मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। अब ये जो बात इन्होंने रखी है, कानून की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से जो वहां पर बेचने को परमिशन है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो इलीगल स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, इलीगल बुचड़ खाने चला रहे हैं, इलीगल फूड बेच रहे हैं, नॉनवेज फूड बेच रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और बाल मुकुंद आचार्य जी ने बताया, वहाँ पे करीब 171 के करीब कुछ लोगों के पास लाइसेंस है, लेकिन जो दुकानें हैं ना मांस की, वो करीब 1500 है। अब आप हिसाब लगाइए, आप हिसाब लगाइए इसमें। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक्शन लेने की बहुत सख्त जरूरत है। जो उन्होंने कहा वो आपने सुना। अब मजे की बात यह है, वो तो बहुत एक्शन मोड में थे, उनकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही थी।
अगर पहले के ज़माने में इस तरह की चीज़ होती तो हिंदू भी उनको जाके क्रिटिसाइज करता कि उनको कानून है यार, उनको अधिकार है बेचने का, खाने का अधिकार है, आप किसी का अधिकार कैसे छीन सकते हो, फलाना ढिमकाना, इस तरह की बातें होती। लेकिन आज का हिंदू जो है ना वो उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं लेता, तो इसलिए फेमस होने लगे और देश के कोने कोने में सोशल मीडिया में इनकी ये वीडियो वायरल होने लगी। टीवी वाले भी इस न्यूज़ को जोरों शोरों से दिखाने लगे और यहाँ पर सारा खेल जो है ना वो शुरू हो जाता है। क्या खेल हुआ? खेल यूं हुआ कि तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए भाजपा ने बाल मुकुंद आचार्य जी को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। अब उनका जो माफीनामे वाला वीडियो है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूं, उसकी लैंग्वेज को गौर से सुनिए, तब जाके पता चलेगा कि स्क्रिप्ट किसकी है। ठीक है, एक बार ये वीडियो देख लीजिए। आप इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, सब आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली, अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो किसी वर्ग विशेष किसी के लिए नहीं, मैंने कहा ये पूरा परिवार है हमारा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं और सामूहिक रूप से भाजपा परिवार सबका विकास चाहती है। तो जैसे कि इस वीडियो में स्वामी जी ने बताया कि सबका विकास करना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सबका विश्वास जीतना है। नरेंद्र मोदी जी जो है उनके लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं। ये सारे शब्दावली आपको क्या बता रही है? इससे पहले कितनी बार मैंने आपको बोला है सबका विकास नहीं हो सकता। जो देशभक्त है उनका विकास हो सकता है, लेकिन जो उपद्रवी है ना उनको दंड देना पड़ेगा। लेकिन भाजपा जो है ना वो शाय अवे कर रही है, वो इस चीज को डाइवर्ट कर रही है, डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है, अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। और यही अगर हिंदुत्व की बात आती है ना तो कोई कुछ भी बात करे, क्या मतलब है? मोदी जी ने कितना मजाक उड़ाया है आज तक हिंदुत्व का, स्टेज के ऊपर खड़े होकर, चाहे वो जो हम नींबू वगैरह बांधते हैं हमारे गाड़ी को वो हो, या फिर शंकर भगवान की भी एक बार उन्होंने बात करी थी। खैर आज मेरा वो मुद्दा नहीं है, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह से डरने की यहाँ पर क्या आवश्यकता थी, ये मेरा बेसिक सवाल है। बाल मुकुंद आचार्य जी ने कुछ गलत किया था क्या? और अगर उन्होंने गलत नहीं किया है तो उनसे ये स्टेटमेंट क्यों दिलवाया गया? इस स्टेटमेंट को दिलवाने के पीछे जो है ना उसको जब आप समझेंगे तो आपको बीजेपी का असली चेहरा समझ में आएगा। हमारे कर्नाटका में भी यही होता है भाई। हमारे यहाँ अनंत कुमार हेगड़े फायर ब्रांड लीडर थे, उनका मुंह बंद कर दिया गया। तेजस्वी सूर्या भी बहुत चिल्ला चिल्ला के बातें करते थे, सुना है आजकल आपने उनको? डीके शिव कुमार जी के साथ जाके मिल रहे हैं, वो भी एक मैच्योर पॉलिटिशियन बन रहे हैं ना आजकल, उनकी भी आवाज दबा दी गई। इस तरह से कितने नाम लूं मैं आपको? नुपुर शर्मा का हिस्टोरिक एग्जाम्पल तो हमारे पास है ही। जब जब ये जिक्र मैं करूंगा, मैं बीजेपी को कभी माफ नहीं करूंगा। नुपुर शर्मा के मामले में जो बीजेपी ने किया था, गलती न होते हुए उनको माफी मांगने के लिए मजबूर किया था, जैसे आज बाल मुकुंद आचार्य जी को इन्होंने माफी मांगने के लिए मजबूर किया है। और यही तकलीफ है मेरी। उसके ऊपर एक्शन भी ली थी इन्होंने, अब इनके ऊपर भी एक्शन लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। इतना क्या बड़ा गुनाह किया था इन्होंने, बाल मुकुंद आचार्य जी ने, कि उनको वीडियो जारी करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी कि मुझे किसी का दिल दुखाना नहीं था। और हमारे दिल दुख रहे हैं, हमारे दिल टूट रहे हैं, हमारे दिल का चुरमुरा हो रहा है, उसके बारे में कौन सोचेगा? और हमारे दिल का चुरमुरा कांग्रेस कर रही थी, इसलिए हमने भाजपा को लाया था। लेकिन आज भाजपा भी वही कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ कांग्रेस करती थी, यह आपकी गलतफहमी है। भाजपा भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। और जिस दिन जनता के ध्यान में ये चीज़ें आएगी, तो सरकार को भी बदलना पड़ेगा, बीजेपी को भी बदलना पड़ेगा। पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया था ना, आरएसएस के जो स्वयंसेवक होते हैं वो पहले हाफ पैंट पहनते थे, आज पैंट पहन रहे हैं, क्योंकि उनको अपग्रेड करना है खुद को। वैसे भी अपग्रेड करने में आरएसएस जो है ना माहिर है, वो हमेशा अपडेटेड रहना चाहता है। तो इसलिए हम लोगों का अवेयर होना ये बहुत ज़रूरी है। उनको क्या लगता है, जनता ना बेवकूफ़ है, इमोशन की बात करो, इमोशनल बातें करो, बहलाओ फुसलाओ, वोट ले लो। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि नहीं, जनता स्मार्ट है, जनता सब जानती है, ये जब उनको लगेगा तभी वो सोचेंगे कि नहीं, मुझे बदलना पड़ेगा, मेरी नीतियों को बदलना पड़ेगा। और इसीलिए इस तरह के वीडियोस मैं आपके सामने आके करता हूँ। जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को वो अप्रिय लगता है। इनफैक्ट मेरे फैमिली मेम्बर्स भी मुझे बोलते हैं कि इतना क्यों क्रिटिसाइज करता है। लेकिन बात ही कुछ इस तरह से होती है कि मैं खुद को चुप नहीं कर सकता।
मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सनातन है। और सनातन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पूरे विश्व में अगर शांति प्रस्थापित करनी है तो सनातन का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर सनातन को जिंदा रखने का झूठा नारा देकर सनातन का कोई नुकसान कर रहा हो तो मैं कैसे सह सकता हूँ। पाकिस्तान आज भी एग्जिस्ट करता है एज अ भूमि, बांग्लादेश आज भी एग्जिस्ट करता है एज अ भूमि, भारत कल भी एग्जिस्ट करेगा एज अ भूमि। लेकिन वहाँ पर अगर हिंदू नहीं बचेगा, सनातन नहीं बचेगा, तो आप क्या कर पाओगे। इसका दूसरा पहलू भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो यह है कि हम किस देश में रह रहे हैं, ये सवाल मेरे मन में आता है। एक इकोसिस्टम हमारे देश में आज भी काम कर रही है। जो भी हिंदुत्व की बात करता है उन्हें गिल्टी फीलिंग देने के लिए ये लोग आगे आते हैं और यहाँ पर प्रशासन भी उन्हीं का साथ दे रहा है। एग्जैक्टली क्या मामला है आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वरना आज का पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उसके लिए अलग से पॉडकास्ट बनाऊंगा। लेकिन आज की मेरी बातें मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़रूरत है इसकी। 2024 में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के समय आप पॉलिटिकल पार्टियों से काम करवा सकते हैं। चुनाव होने के बाद ये आपको मुड़ के भी नहीं देखेंगे। इसलिए आज का मेरा जो पॉडकास्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया पर शेयर करिए। इतना हेल्प आप मुझे करेंगे ना, सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए करेंगे ना। ठीक है, तो फिर मैं निश्चिंत होता हूँ और अगले पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात करने के लिए आता हूँ। तब तक शेयर करते रहिए, ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।